अस्सलाम वालेकुम। चलें जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आओ, जो जो सवाल हैं वो पहले पूछ लें अगर कोई हैं तो। आई थिंक द वीडियो वाज वेरी क्लियर, बट स्टिल इफ़ यू हैव क्वेश्चंस सबसे पहले वो कर लेते हैं। और ट्रांसफार्मर वर्किंग को तो हम लोगों ने साथ देख लिया था, फिर बाकी जो चीज़ें हैं वो वीडियो से आप लोगों ने की होंगी। सो वीडियो भी कोई बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हुई, सच एज़ द फार्मूला किस तरीके से काम करता है और सिमिलर बातें, स्टेप अप स्टेप डाउन कैसे होती है। माइक से कनेक्ट हो जाए। करते हैं ये वाली बात है। ठीक है, और इसके बाद एंड किया होगा इसी कहीं बातों पे कि किस तरीके से पावर ट्रांसमिशन वर्क करता है। यस, ये किसी वजह से माइक का थोड़ा सा इशू हो रहा है। हेलो हेलो। हेलो हेलो। चल, सो अब ये ठीक हो गया होगा, स्टार्ट करते हैं। तो अगर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कोई सवाल नहीं है, हम आगे चलते हैं और यहाँ से बात शुरू करते हैं, विच इज़ द आइडिया ऑफ ऑसिलोस्कोप्स। ठीक है, तो ये यूनिट 4 की बिल्कुल आखिर आखिर की बातें हैं। इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी इसके कुछ सवाल आते हैं, एंड वी वर नॉट एबल टू डू इट देन बिकॉज हमने ऑसिलोस्कोप्स नहीं पढ़ा हुआ था। तो इसकी बात से अब स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ बेसिकली व्हाट एन ऑसिलोस्कोप लुक्स लाइक। सो ऑसिलोस्कोप में वैसे तो और सेटिंग्स होती हैं, अगर किसी ने रियलिटी में देखा हो, बिकॉज आई स्टडीड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो मेरा तो बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता था। बट बेसिकली देर आर दीज टू सेटिंग्स जो कि हैं, राइट। सो वन सेटिंग इज नोन एज द टाइम बेस्ड, द अदर वन इज नोन एज द वाई गेन। ठीक है, सो बेसिकली आप समझें कि ऑसिलोस्कोप इज काइंड ऑफ लाइक ए ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस टाइम। सही है। सो वोल्टेज टाइम का एक ग्राफ है जो कि आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाया जाता है। इसेंशली इट्स यूज फॉर सीइंग वोल्टेज सिग्नल्स। वोल्टेज सिग्नल से मुराद है बेसिकली जो आपके पास एसी सप्लाई होती है, राइट। डीसी के लिए तो आप सीधा सीधा वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, बट फॉर वोल्टेज सिग्नल्स विच आर ऑल्टरनेटिंग, जो कि चेंज हो रहे हैं इन मैग्नीट्यूड, इन डायरेक्शन, तो इस वजह से हम लोग यूज़ करते हैं ऑसिलोस्कोप को। सो ऑसिलोस्कोप में जो दो सेटिंग्स होती हैं, ऑसिलोस्कोप्स में जो दो सेटिंग्स होती हैं वो हैं टाइम बेस और वाई गेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द टाइम बेस इज अबाउट। तो इस तरीके से एक नॉब होता है विच कैन बी सेट टू ऑल ऑफ दीज डिफरेंट वैल्यूज, सो 0.1 या 0.2 या 0.5 एंड ऑन। और अगर आप इसके यूनिट देखें, सो दिस इज मिली सेकेंड्स पर सेंटीमीटर। सो टाइम बेस बेसिकली आपको ये बताता है व्हाट टाइम ईच हॉरिजॉन्टल डिवीजन इज इक्वल टू। फॉर एग्जाम्पल, अगर टाइम बेस 5 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर है,
तो इसका मतलब है एवरी डिवीजन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज इक्वल टू 5 मिली सेकेंड। अच्छा, आप लोगों ने जिन्होंने पास पेपर्स अगेन वाकई में सही से देखना शुरू कर दिए समझ कर, तो उन्हें पता होगा कि ग्राफ पेपर में कभी कभी एग्जामिनर एक ऐसी की देता है। सो यहाँ पे जो हर छोटा डब्बा है ये 1 सेंटीमीटर है। सो यानी यहाँ पे जितना भी एक हॉरिजॉन्टल डब्बे का वैल्यू होगा, टाइम बेस बताता है कि इसका मतलब है 5 मिली सेकेंड। अच्छा, अब इसका अगर हम टाइम पीरियड निकालना चाहें तो इसका तरीक़ेकार बहुत ही आसान है, इसका कोई रट्टा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इफ़ यू लुक एट दिस वन, सो वन टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज गिवन बाय दिस मैनी हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस। सही है। तो अगर आपने इसकी शक्ल देख ली है कि किस तरीके की है आपके ग्राफ की, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे वैल्यू सिर्फ काउंट करनी है आपने। तो यानी यहाँ पे अगर मैं देखूँ, सो दिस इज़ 5 मिली सेकेंड, 10, 15, 20, 25 एंड 30। तो मतलब ये जो सारे हो गए ये 30 मिली सेकेंड हो गया। इसेंशियली आपने क्या किया यहाँ पर, इसी से मैं फॉर्मूला बना के दिखा देता हूँ। सो बेसिकली मैंने क्या किया कि मैंने देखा टाइम बेस सेटिंग क्या है, इसको टाइम बेस भी कहते हैं या टाइम बेस सेटिंग भी कहते हैं, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया बाय द हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ डिविजन्स विच बेसिकली कॉरेस्पॉन्डेड टू वन वेव। अब क्योंकि हमने वेव्स अगेन पढ़ा तो नहीं है, लेकिन स्टिल ये तो बहुत ही आसान बात है, एट दिस स्टेज ऑल ऑफ यू नो कि ये एक वेव की शक्ल है, राइट। सो दिस इज वन वेव, तो मैंने वन वेव के हिसाब से उसके बॉक्सेस को काउंट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, सो वंस आई हैव द टाइम पीरियड, तो मैं फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकता हूं। अगेन ये भी वेव्स का फॉर्मूला है कि अगर f चाहिए तो सिंपली मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो मेरे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जामिनर और क्या सवाल पूछता है, तो ओ लेवल्स में वो काफ़ी डिटेल्ड सवाल पूछता है कि भाई अगर मैं इस सेटिंग को छेड़ूँ तो ग्राफ की शेप पे क्या फ़र्क आएगा। तो अगर उसने आपसे कहा कि मैंने टाइम बेस को इंक्रीज कर दिया फॉर दैट सेम सिग्नल, अगर आपने टाइम बेस को बढ़ा दिया, तो ग्राफ की शक्ल जो आपको नज़र आ रही होती है, हाउ इज़ दैट इम्पैक्टेड। सो देखें, एक तो इसका मैथ वाला तरीका है सोचने का। मैथ वाला तरीक़ेकार ये है कि भाई अगर आप सेम ही वेव दिखा रहे हैं तो मतलब टाइम पीरियड तो सेम रहा, तो अगर आपने टाइम बेस बढ़ाया है, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिविजन्स को क्या हो गया होगा, वो कम हो गए, राइट। सो बेसिकली अब जो आपका एक टाइम पीरियड वाले अगर पहले 6 डब्बे लग रहे थे, तो आप उससे कम बॉक्सेस होंगे, मे बी 3 हो जाएंगे। इसकी लॉजिक क्या है, देखिए टाइम बेस बेसिकली आपको क्या बता रहा था, व्हाट टाइम ईच हॉरिजॉन्टल डिवीजन इज इक्वल टू। तो फर्ज करें कि आपका टाइम पीरियड था, लेट से जैसे अभी हमने एग्जांपल की, यहाँ पे 30 मिली सेकेंड था, राइट। पहले जो था मेरा टाइम बेस था 5, अगर मैंने इसको कर दिया 10 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया नाउ एवरी डिवीजन इज इक्वल टू मोर टाइम। पहले एक डब्बा आपको 5 मिली सेकेंड बता रहा था, अब आपको 10 मिली सेकेंड बता रहा है। तो 30 के लिए जहां आपको पहले 6 बॉक्सेस की जरूरत थी, यू जस्ट नाउ नीड 3। तो मतलब क्या होगा कि अगर ऐसी वेव है तो अब कैसी बन जाएगी, पूरी वेव ही आपकी 3 में ड्रॉ हो जाएगी, राइट। सो बेसिकली अगर मैं कंपेयर करूं एज कंपेयर टू वट एवर दी वेव वॉज लाइक बिफोर, कह सकता हूं कि मेरी वेव शेप हॉरिजॉन्टली कंप्रेस हो गई। दैट्स द आइडिया ऑफ द टाइम बेस। सो मैं कहूंगा इफ द टाइम बेस इज इंक्रीज्ड, ईच डिविजन इज नाउ इक्वल टू मोर टाइम, सो द वेव शेप compresses in the horizontal direction and vice versa. अच्छा, यहां तक आप लोग को बात समझ आती है। नहीं, देखें अगर मैंने सेम ही सिग्नल की बात कर रहा हूं तो ना टाइम पीरियड चेंज हो रहा है ना फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है ना। ऑल राइट, why is time base 5 seconds, this is just an example,
अच्छा, इसी तरीके से वाई गेन जो है ये वही चीज़ बताता है बट ऑन दी वर्टिकल एक्सिस। तो अगेन अगर आप इसको एज अ ग्राफ इमेजिन कर रहे हैं जहां आपके पास वाई एक्सिस पे वोल्टेज है, एक्स एक्सिस पर टाइम है, तो वाई गेन आपको ये बताता है कि वर्टिकली एक डिवीजन का क्या वैल्यू है, राइट। सो इट टेल्स यू what voltage each vertical division represents. So for example, a Y gain of 0.5 volts per centimeter means that each vertical division is equal to 0.5 volt. सही है। कहाँ कनेक्ट करते हैं ऑसिलोस्कोप को, मतलब आपके पास जहाँ पर भी वो एसी सिग्नल आ रहा है, जहाँ पे आपके पास वोल्टेज मेजर करना है, तो जैसे आप वोल्ट मीटर उसके पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, समझे कि अगर यहाँ पे एक रजिस्टर पे आ रहा है तो आप इस तरीके से आप अपना ऑसिलोस्कोप कनेक्ट करते हैं, राइट। ऑसिलोस्कोप का बाय द वे वोल्टेज जो सर्किट सिंबल होता है इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। अच्छा, सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जैसे कि अगर इसने कहा कि भाई वाई गेन इज 0.5 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर, तो मुझे बताएं कि अगर मुझे इसका एम्पलीट्यूड निकालना है, हाउ मेनी बॉक्सेस रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड। सिर्फ एम्पलीट्यूड देखना तो वो कितने डब्बे हैं इस ग्राफ के, 3। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, यानी ये 0.5, ये 1 और मेरा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 1.5। अच्छा, एसेंशियली इस बार मैंने क्या किया कि अगर मुझे एम्पलीट्यूड चाहिए था तो मैंने क्या किया, मैंने वाई गेन को मल्टीप्लाई किया बाय वर्टिकल नंबर ऑफ डिविजन्स which corresponded to the amplitude, right? So vertical number of division से multiply कर दिया तो मेरे पास इस तरीके से amplitude आ गया, ठीक है। अभी हम लोग इसकी एक एग्जाम्पल भी करेंगे। If the y gain is increased तो क्या होगा, सही है। सो समझिए कि पहले इसने कहा y gain 0.5 था, मैं बढ़ा के कर दूं 1, राइट। सो पहले यहां था, मैं अब इधर ले आया। So now every what do you call it, every division now represents more volts, सही है। तो मतलब अगर अब मुझे 1.5 ही दिखाना है लेकिन हर डब्बे का वैल्यू 1 है, तो अब मुझे 3 डब्बे तो नहीं चाहिए, अब तो मुझे 1.5 ही डब्बा चाहिए। सो आपका ग्राफ कैसे हो जाएगा वर्टिकली, जस्ट अ मिनट। तो वर्टिकली क्या हो गया मेरे ग्राफ को, मैं कह दूंगा कि वर्टिकली कंप्रेस हो गया, राइट। सो इस तरीके से आप कहेंगे, सो द वेव शेप नाउ कंप्रेसेस इन द वर्टिकल डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा। सही है। यहां पे क्या बात होगी कि भाई एम्पलीट्यूड उतना ही है, वाई गेन बढ़ाया तो वर्टिकल नंबर ऑफ डिविजन्स कम हो गया, ठीक है। यहां तक कोई सवाल? अच्छा, अब हम लोग ये एग्जाम्पल जो दी हुई है इसे ट्राई करते हैं। सो फॉर द सिग्नल शोन इन द डायग्राम अबव कैलकुलेट द टाइम पीरियड। तो जो आपको ऑसिलोस्कोप की डायग्राम दी हुई है इसके हिसाब से इसने आपसे पहले तो टाइम पीरियड पूछा है। अच्छा, तो इसने टाइम बेस कितना दिया 1। अच्छा, कितने डिविजन्स में आपके पास एक वेव बन रहा है 6। तो अगर मुझे टाइम पीरियड चाहिए तो देखें इसका रट्टा भी ना लगाएं आप, अगर इसके यूनिट्स पे भी फोकस करें तो भी बात वाज़ेह हो जाएगी। तो मैं कहूंगा कि भाई टाइम पीरियड इज बेसिकली टाइम बेस मल्टीप्लाइड बाय हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है। अच्छा, तो टाइम बेस था 1 मिली सेकेंड्स पर सेंटीमीटर। अच्छा, इसको ऐसे लिख लें अगर आपको ये याद रखने में मुश्किल होती है। और हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ डिविजन्स थे 6 विच इज 6 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको नज़र भी आ रहा है कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, लीविंग यू विद जस्ट द यूनिट्स ऑफ टाइम विच इन दिस केस आर 6
मिली सेकेंड। सही है। या अगर इसको खोल खोल के लिख दे तो 6 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। अच्छा, पार्ट बी, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए तो क्या करूंगा, इसको 1 ओवर कर दूंगा, राइट। सो 1/6 मिली सेकेंड। ये जवाब बताएं कितना आता है। हाँ जी, व्हाट्स दिस। हाँ, लेकिन डिनोमिनेटर में 10⁻³ है ना। सो इट्स 166.666 या 167.6767. I don't know what is so fascinating about this number. Anyway. अच्छा, एम्पलीट्यूड ऑफ AC वोल्टेज। अच्छा, एम्पलीट्यूड का फिर क्या फॉर्मूला है, y गेन इनटू वर्टिकल नंबर ऑफ डिविजन्स। सो y गेन का वैल्यू इसने इस पे दिया है 2 और वर्टिकल नंबर ऑफ डिविजन्स इज 6, सो 2 times 3, राइट, विच इज अगेन, अगर इसको भी यूनिट्स हमें लिखें तो 2 volts per centimeter into 3 centimeter, so centimeter centimeter cancels again, giving you 6 volts. ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये इसका एक थोड़ा सा टेक्निकल सवाल, नॉट रियली डिफिकल्ट। The time base is halved and the y gain is doubled. Draw the new wave seen on the CRO. टाइम बेस को आधा कर दिया, y गेन को डबल कर दिया, नई वेव बनाए। तो टाइम बेस को अगर आधा कर दूंगा, एग्जैक्टली हाफ किया, तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिविजन्स को क्या होगा, डबल होगा। तो मतलब अगर पहले आपकी पूरी वेव जो है वो बन रही थी 6 डिवीजन में, तो अब कितने में बनेगी, 12 में। यानी पहले जितने में आपका एक वेव बन रहा था, अब उतने में आपकी 2 वेव बन जाएंगी, राइट। सो इट्स गोइंग टू गो लाइक दिस। सही है। और इसी तरीके से वाई गेन को क्या हो जाएगा, वाई गेन को डबल किया, सो वर्टिकल नंबर ऑफ डिविजन्स को क्या होगा इस बार, आधा। तो मतलब पहले आपके पास बन रही थी 3 डिवीजन में, तो 3 का आधा 1.5। तो मतलब योर इंटरसेप्ट्स आर बेसिकली गोइंग टू बी लाइक दिस, यहां से यूं एंड यूं। सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी। मतलब जहां एक वेव बन रही थी अब आधी बनेगी, और फिर इसी तरीके से यहाँ से नीचे जाती हुई तो 1.5, लाइक दिस एंड लाइक दिस, तब की वेव ऐसी बन जाएगी। सही है। ये बात समझ आती है, ये वाला सवाल, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके अलावा ओ लेवल्स में एग्जामिनर कभी कभी ये भी कह लेता है कि डीसी वोल्टेज कैसी नज़र आती है अगर आपके पास टाइम बेस ऑन हो, टाइम बेस ऑफ हो। सही है।
तो इसके बारे में ऐसे समझें कि बेसिकली जो आपका टाइम बेस है इट्स व्हाट मेक्स, अच्छा चले मैं समझा देता हूँ। देखें, इसने कहा टाइम बेस आधा करना है, तो टाइम बेस आधा का मतलब हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ डिविजन्स डबल, वाई गेन डबल, सो नंबर ऑफ वर्टिकल डिविजन्स हाफ। तो मतलब देखें ना, पहले अगर 3 में बन रहा था अली, तो बेटा अब 1.5 में बन रहा है ना, उसका आधे में। तो यहाँ पर भी आधा, यहाँ पर भी आधा, राइट। और जैसे आपका पहले 6 वेव में पूरा 6 बॉक्सेस में पूरा वेव बन रहा था, तो अब 12 में बन रहा है। तो बस मैंने उसी हिसाब से उस इंफॉर्मेशन को साथ रख के ये ग्राफ बना दिया। अच्छा, अब डीसी वोल्टेज अगर आपके पास हो तो वो किस तरीके से नज़र आता है अगर टाइम बेस ऑफ हो, टाइम बेस ऑन हो। तो मैं ये बात कर रहा था कि देखिए, टाइम बेस इज बेसिकली व्हाट मेक्स योर क्या कहते हैं, इज व्हाट मेक्स योर ट्रेस रन अक्रॉस द स्क्रीन। तो देखें, आप इसको वापस से ऐसे ही इमेजिन करेंगे एज इफ दिस इज ए वोल्टेज टाइम ग्राफ, बिकॉज इन रियलिटी इट इज ए वोल्टेज टाइम ग्राफ। सही है। तो डीसी का क्या मतलब होता है कि यहां पर एक कोई फिक्स वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ रहा है, लेकिन अगर अभी टाइम बेस ऑफ है सो इट्स नॉट रनिंग अक्रॉस द स्क्रीन, तो यहां पे एक आपको एज अ डॉट नजर आता है। अच्छा, बाय द वे, एक जो रियल ऑसिलोस्कोप होता है उसमें बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है ये लाइट, बिकॉज बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करके इस तरीके से आती है। एंड बेसिकली जब आप इसका टाइम बेस ऑन करते हैं, इट जस्ट स्टार्ट्स टू रन अक्रॉस द स्क्रीन रियली फास्ट। तो उससे आपकी एक इस तरीके की लाइन बन जाती है, राइट। जो कि आपको पता है कि अगर मैं ओ लेवल मैथ की बात करूं, सो दिस इज व्हाट यू एसोसिएट विद ए कांस्टेंट वैल्यू। और आपको पता है डीसी वोल्टेज का मतलब ही ये होता है कि उसका वैल्यू कांस्टेंट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो दिस इज हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ऐसे ही बात करें एसी वोल्टेज की, एसी वोल्टेज के केस में क्या होता है कि भाई जो आपका क्या कहते हैं वैल्यू है ऑन दी एक्सेस, वो इस तरीके से होता है कि एसी में हमें जैसे पता है कि भाई अ साइन वेव इज अ सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ एन एसी। लेकिन अगर टाइम बेस ऑफ है तो इसका मतलब है कि वही उस तरीके का अप एंड डाउन ऑसिलेशन हो रहा है, लेकिन इस बार ये ग्राफ आगे नहीं जा रहा है, ये सिर्फ जगह पे खड़े हुए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से होता रहेगा, राइट। सो इट्स बेसिकली सम ऑसिलेशन फ्रॉम जीरो टू लेट से कोई मैक्स वैल्यू, फिर वापस जीरो, फिर नेगेटिव, फिर जीरो, राइट। तो ग्राफ उसूलन ऐसे बनना चाहिए। लेकिन अगर टाइम बेस ऑफ है तो टाइम फ्लो नहीं कर सकता, तो वो एक ही जगह पे खड़े होकर ये चीज कर रहा होगा। तो उससे क्या हो जाएगा, यू विल बेसिकली बी गेटिंग ए वर्टिकल लाइन लाइक दिस। और जब आप टाइम को मूव करने देंगे, व्हेन दिस बीम स्टार्ट्स टू मूव, तो उससे आपके पास जो आपके पास एक क्लासिक वेव की शक्ल होती है वो आ जाएगी उसी हिसाब से। सही है। सो लाइक दिस। ये बातें समझ आती हैं आप लोगों को? सही। सो रिमेंबर द टाइम बेस इज व्हाट बेसिकली मेक्स द ट्रेस रन अक्रॉस द स्क्रीन। ठीक है, चले अब हम डायरेक्ट चलते हैं सवालों की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पहले स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन से। ऐसे सवाल कर लेते हैं जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएं, जैसे कि ये वाला है। अच्छा, अगर डायग्राम नहीं दिया हुआ फिर भी आपको ये पता होना चाहिए या नज़र आ जाना चाहिए कि ये एसी जनरेटर है। सिर्फ एक ही चीज़ से
कि भाई यहाँ पे रिंग्स जो है ये दो हैं, देर नॉट वन कट इनटू टू, उस केस में स्प्लिट रिंग कहते हैं, यहाँ पे स्लिप रिंग्स कहेंगे, राइट, दिस इज प्लूरल. 7.1 shows the structure of a simple AC generator with the coil horizontal. State the components labeled P and Q on 7.1. हाँ जी, so Q क्या है? Slip rings. और P क्या है? Carbon brush. When the generator is producing an electrical output, P is stationary and Q is rotating, right? So Q किस तरीके से रोटेट कर रहा है वो, यानी आपको पता है कि जिस तरीके से घूमता है, so it makes like contact with different points, right? तो इसने कहा एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ पी एंड क्यू. अगेन बहुत ही मशहूर ज़माना किस्म का सवाल. तो आप क्या कहेंगे कि भाई ये जो है दिस बेसिकली इंश्योर्स के जो भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट हो रही है, जो करंट जनरेट हो रहा है, दिस इज मेंटेन टू द एक्सटर्नल सर्किट एंड दिस इज गोइंग टू हैपन विदाउट द वायर्स ट्विस्टिंग बिकॉज ऑफ द कार्बन ब्रश. सही है. सो आप कहेंगे बिल्कुल जैसा आप लोग कह रहे हैं. नहीं अली बेटा, वो जो आप कह रहे हैं वो स्प्लिट रिंग का कह रहे हैं, ये स्लिप रिंग्स हैं. सही है. सो दोनों का मिला के आप पर्पस ऐसे बता सकते हैं दैट इट इंश्योर्स इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन कॉइल एंड एक्सटर्नल सर्किट. ये बेसिकली कार्बन ब्रश का काम है जो अभी तक मैंने लिखा है. और अगर इसमें ऐड कर दूं, ओ या मैं भी सही कर देता हूँ इसको, और अगर मैं इसमें ऐड कर दूं विदाउट वायर्स ट्विस्टिंग, तो ये कार्बन ब्रश की बात आ जाएगी. नहीं अली बेटा, वो तो डीसी मोटर में होता है ना. यहाँ पे क्यों करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा? मतलब होता है, लेकिन आप खुद सोचें ना कि भाई ये एसी जनरेटर है, तो यहाँ पर तो कॉइल को मैं घुमा रहा हूँ. बात समझ रहे हैं? दोनों चीज़ों में फ़र्क है. अच्छा, अब इसने कहा कि मैंने आउटपुट ऑफ द जनरेटर को कनेक्ट किया एक ऑसिलोस्कोप से, जो हमने अभी अभी देखा. तो इसने आपको ऑसिलोस्कोप का वाई गेन बताया, इसने ऑसिलोस्कोप की टाइम बेस बताई, और इसने कहा दैट दिस इज़ द ट्रेस ऑन द स्क्रीन ऑफ द ऑसिलोस्कोप. सही है. और आगे ये कहता है कि 7.2 शोज अ ट्रेस, राइट अ लेटर एक्स टू शो व्हेन द कॉइल इज वर्टिकल. सही है. अब आपको सोचना है कि एसी जनरेटर में जब कॉइल वर्टिकल होता है तो कैसा ईएमएफ जनरेट होता होगा. जीरो, राइट. तो हमें पता है कि एट दैट मोमेंट इट्स मूविंग पैरेलल टू द फील्ड लाइंस, तो कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होता. सो एनी प्लेस वेयर द ईएमएफ इज जीरो, आप वहां मार्क कर दें आपका लेटर एक्स. यूज 7.2 टू डिटरमिन द मैक्स वैल्यू ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस्ड. सही है. तो अगेन मैक्स वैल्यू ऑफ ईएमएफ का मतलब वो चाह रहा है कि मैं ये निकालूं. ठीक है. तो ये आपका एम्पलीट्यूड है विच इज़ बेसिकली व्हाट ही इज़ आस्किंग फॉर. और इसने आपको बताया कि हर डिवीजन का वैल्यू कितना है, 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर. नहीं अली, 3 डिवीजन से तो ज़्यादा है ना. तो आपने कहा कि भाई अगर मुझे चाहिए दी एम्पलीट्यूड बेसिकली, सो इट्स दी वाई गेन इनटू वर्टिकल डिविजन्स. सही जहन में रखें, क्योंकि एम्पलीट्यूड ग्राफ पे जैसे वर्टिकली मार्क होता था, तो आप वर्टिकल नंबर ऑफ डिवीजन से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वाई गेन वाज 5, वर्टिकल नंबर ऑफ डिविजन है 3.5, तो यह आ रहा होगा 17.5. सही है.
यूज 7.2 टू डिटर्मिन द टाइम इन मिली सेकेंड्स, द टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन। तो वन रेवोल्यूशन अगेन आपको पता है कि जहाँ से EMF चेंज होकर वापस से उसी वैल्यू पे पहुँच जाए, सो बेसिकली इसमें भी आपको एक ही टाइम पीरियड चाहिए, राइट? तो अगर एक टाइम पीरियड चाहिए, सो दैट्स दिस। तो यहाँ पे कितने हॉरिजॉन्टल डिविजन्स हैं? 1 2 3 4। टाइम बेस का वैल्यू था 2, राइट? सो यहाँ पे आपका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? सो टाइम बेस x हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ डिविजन्स, सही है? सो टाइम बेस उसने दिया 2 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर, और हॉरिजॉन्टल डिविजन्स आर 4 विच इज़ 8 मिली सेकेंड। इसने मिली सेकेंड में पूछा तो मैंने कन्वर्ट नहीं किया। अब इसमें करूँगा, फ्रीक्वेंसी इसने पूछा है तो अभी अभी हमने ऐसा ही सवाल किया था। सो फ्रीक्वेंसी इज़ 1 ओवर टाइम पीरियड, सो 1 ओवर 8 मिली, राइट? सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज गोइंग टू बी 125 हर्ट्ज। इंडीड। अच्छा जी, चलें आगे बच्चों। चलें अब एक आधा और सवाल करते हैं। अब देखिए, ये जैसे ये सवाल है या जो ऊपर वाला सवाल था, तो इसमें ये क्वेश्चन इज दोज एग्जैक्ट 3 पॉइंट्स जो आप लोग के पास नोट्स में लिखे होंगे कि वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल में क्यों प्रोड्यूस होता है, राइट? सो व्हाई इज इट प्रोड्यूस, तो उसकी वर्किंग के जो आपके 3 पॉइंट्स है आप उसी हिसाब से लिखेंगे। सो आई जस्ट ओके, दिस वन वी डिड आई थिंक टुगेदर। ये वाला वो जो रीसेंट पास पेपर का था 24 का, ये वाला भी हमने साथ में किया था। ये और ये भी किया था। अच्छा, एक काम करते हैं कि पहले इसके रिमेनिंग पार्ट्स पूरे कर लेते हैं एंड देन वील कम बैक हियर। हाँ जी। So 9.2 shows the coil of wire wrapped around a cardboard tube. There is no core. There is an electric current in the wire in the direction shown by the arrows. और ये आपसे कह रहा है कि पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड एंड अराउंड द कॉइल बनाएं। सही है? कैसे करेंगे ये वाला? राइट हैंड ग्रिप रूल। सो करंट देखें पीछे से आगे जा रहा है, सो माई थंब पॉइंट्स दिस वे। सो बेसिकली आपका नॉर्थ पोल किस एंड पे बन रहा होगा बच्चों? आप लोग बताएं, आई जस्ट वांट टू सी इफ यू आर डूइंग दिस करेक्टली। राइट पे है, लेफ्ट पे? राइट पे है, सही है। तो ये रहा आपका नॉर्थ पोल, और फिर हमें पता है कि भाई इस केस में दूसरा वाला एंड साउथ है, तो जैसे कि एक बार मैग्नेट की लाइंस बनती है वैसी ही बनेंगी, राइट? बट इनसाइड भी बनती हैं। तो इसका तरीक़ेकार आप लोगों को शायद याद होगा। तो एक सीधी लाइन ले जाएं थ्रू एंड थ्रू। दिस इज़ फील्ड लाइन नंबर 1। तो ये यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ जा रही है। फिर आप और ऐड करें, जो स्ट्रेट पार्ट है वो तो सेम रहेगा, और इसी को मैं क्लोन कर देता हूँ। ठीक है, और इसको फिर आप कर्वेचर देते हैं थोड़ा थोड़ा, सो लाइक दिस एंड लाइक दिस। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरे एंड पे
देन सिमिलरली इस तरीके से। फिर आप इसकी डायरेक्शंस दें। मैंने जानबूझ के अभी वो नहीं मार्क किया बिकॉज वो वैसे भी सारा गायब हो जाएगा इसके अंदर। नॉर्थ पोल, द राइट एंड इज़ द नॉर्थ पोल। और फिर आप क्या और मार्क करेंगे? सो बेसिकली ये वाली लाइन जो होती है, एक अदद यहाँ कर लें, एक अदद और यहाँ कर लें, एंड देन सिमिलरली इसी चीज़ को नीचे रेप्लिकेट कर लें, राइट। सो यहाँ से जो है इस तरीके से जो आपकी फील्ड लाइन घूम कर आती है, सही। तो यहाँ से यूं है, अंदर यूं है, और इसी तरीके से जो ये वाली है just like this, तो यूं यूं, और इसी तरीके से सेम चीज़ यहाँ पर। सो अंदर आपको याद होगा कि सारी फील्ड लाइंस नॉर्थ साउथ जाती हैं। सो नॉर्थ से साउथ इट्स गोइंग टू बी द अदर वे अराउंड। और फिर इसी तरीके से यहाँ से यूं। सही है। 4 मार्क अगर दे रहा है ड्राइंग के, तो इसका मतलब सारी डिटेल दिखानी है आपने। इनसाइड स्पेसिंग कांस्टेंट रखते हैं बिल्कुल। सही है। मार्क द एन पोल। तो अब मैं कर देता हूँ एंड आपका एन पोल है। सही है। द सप्लाई ऑफ करंट टू द कॉइल इज रिमूव्ड। अच्छा, जो हमने ये पहला पार्ट किया था तो उसमें ये रिले की बात थी, राइट। और फिर इसने रिले के बाद बताया कि भाई कॉइल ऑफ वायर था और इलेक्ट्रिक करंट था। अब वो कहता है कि मैं करंट हटाता हूँ एंड एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू अ सेंसिटिव एमीटर एज शोन इन 9.3। सही है। अब वो कहता है डिस्क्राइब हाउ ए परमानेंट मैग्नेट इज यूज टू प्रोड्यूस अ लार्ज रीडिंग ऑन द एमीटर। देखिए सवाल समझें, वो डिस्क्राइब कह रहा है, एक्सप्लेन नहीं कह रहा। तो आपको यहाँ पे ये नहीं बताना कि फैराडेज लॉ के हिसाब से क्या होगा, फील्ड लाइन कट होंगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये बताना ही नहीं है। आप वो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि भाई रीडिंग कैसे आ सकती है। तो आप क्या कहेंगे? दैट ए मैग्नेट इज मूव्ड टूवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल। बेसिकली आपको पता है कि कोई रिलेटिव मूवमेंट होना चाहिए। और लार्ज रीडिंग के लिए क्या कह देंगे? लार्ज रीडिंग के लिए यू कैन से कि भाई या तो आप मैग्नेट को तेज मूव करें या आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करें, राइट। उसूलन तो आपको पता है तीसरा तरीका रीडिंग बढ़ाने का इज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कॉइल्स, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। सो मैं कहूँगा कि अ लार्ज मैग्नेट is moved towards the coil of the magnet at a high speed। कुछ लोग जो इस सवाल का मतलब नहीं समझेंगे वो यहाँ पर लिख देंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये सारी बातें, और फिर वो नीचे जाके देखेंगे कि यार अब एग्जामिनर ने यहाँ पर भी तो कुछ पूछा, तो यहाँ क्या लिखूँ। सही है। अब देखें यहाँ पूछा है एक्सप्लेन वाई अ करंट इज प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ आप वो बातें करेंगे। सही है। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे दैट फील्ड लाइंस आर कट बाय द कॉइल लीडिंग टू एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। याद रखें कि इस चीज़ को चाहे एग्जामिनर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सामने मार्क स्कीम ऑब्वियसली जब आप पेपर कर रहे होंगे तो नहीं होगी, तो आपको पता नहीं है कि मार्क किस चीज़ का है। सो आपने कहा कि इससे इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, लेकिन उसने क्या कहा है सवाल में? करंट। तो आप क्या कहेंगे? सो इट लीड्स टू एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए ये यहाँ तक तो ये न्यू क्या कहते हैं, फैराडेज लॉ है। तो आगे आपने क्या कहना है? विच इन अ क्लोज लूप लीड्स टू करंट। सही है। तो इस तरीके से आपका ये वाला रिस्पॉन्स फिर पूरा होगा।
ठीक है, चलें अब हम एक आधा ट्रांसफॉर्मर का भी सवाल देख लेते हैं। अच्छा मैं देख लेता हूँ, आप लोग ये ट्राई करें, मैं देख लेता हूँ रीसेंट ईयर्स में अगर कोई बहुत ही अच्छा सवाल है, सो आई लुक एट दैट वन। पहले आप लोग ये ट्राई कर लें। अच्छा पहला पार्ट मटेरियल यूज फॉर द कोर, ये तो सीधा सीधा आयरन आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट पार्ट आप लोग रिस्पॉन्स लिखें या मुझे चैट पे भेजें या उसकी तस्वीर भेजें जो हाथ से लिखा है। अगेन दिस इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द नोट्स। हाँ तो इसका कोई इतना ख़ास सवाल नहीं है जो मतलब डिफरेंट हो या उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल हो। सो अगेन आई वुड प्रिडिक्ट कि इस बार जो आएगा तो एसी जनरेटर का सवाल आपके पेपर 2 में आना चाहिए उस हिसाब से। देर इज़ दिस वन क्वेश्चन विच इज़ नॉट रियली रिलेटेड टू एसी जनरेटर और द बट इट इज़ रिलेटेड टू द मोटर इफेक्ट। तो ये सवाल फिर भी थोड़ा अच्छा है, पहले ये कर लेते फिर उस पर जाएंगे। सो स्टेट द मटेरियल यूज फॉर द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, तो ये तो आपने सीधा सीधा कह दिया, आयरन। नेक्स्ट पार्ट, current in the primary produces a magnetic field in the core, explain how an alternating voltage is produced in the secondary। so आपने कहा alternating voltage at primary causes an alternating magnetic field, good। so alternating input voltage अगर आपने आइडेंटिफाई किया है, इसका एक मार्क है बेसिकली इस मार्क स्कीम के हिसाब से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि देखिए इसने आपको बताया नहीं है यहाँ पे कि उसूलन इनपुट वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग है, राइट। लेकिन हम जैसे लिखते हैं आपको पता है, सो ऑल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज कॉजेज ऑल्टरनेटिंग फील्ड। अब जैसे हसनैन आपके वाले में बेटा डिटेल थोड़ी कम है, और बल्कि अब्दुल्ला सईद आप वाले में भी कम है, तो आप ये कहेंगे ना
सो फील्ड लाइंस आर कट, या आप कहेंगे देयर इज अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एट दी सेकेंडरी कॉइल. आप लोगों ने ये मिस किया है. सो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एट सेकेंडरी, या आप कहेंगे कि फील्ड लाइंस आर कट बाय द सेकेंडरी एंड दिस प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड EMF. इंड्यूस का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है. ठीक है, सेकंड इसका मार्क स्कीम खोल भी लेते हैं एग्जैक्टली किस किस चीज़ का मार्क है, ताकि ये एक बार क्लियर हो जाए हम सब के लिए. S23 पेपर 22. ओके, तो यहाँ इसने कहा कि भाई अगर आपने कहा इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट इज ऑल्टरनेटिंग, 1 मार्क. आपने कहा कि चेंजिंग फील्ड इन प्राइमरी कॉजेज से 3 मार्क है ना. सो इनपुट वोल्टेज इसने ऐसे अजीब तरीके से क्यों लिखा है. सो अगर आपने कहा कि चेंजिंग फील्ड इन प्राइमरी कॉजेज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन सेकेंडरी, अगर हमने कहा चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी, तो इससे EMF इंड्यूस होता है, तो इसका मार्क है. या इसकी जगह सेकंड पॉइंट की जगह यहाँ आप कहें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट द सेकेंडरी, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कट बाय द सेकेंडरी कॉइल. सही है, तो इस हिसाब से आपके तीनों मार्क आते हैं. अच्छा, ट्रांसफॉर्मर has 4600 turns on the primary which connects to a mains of 230. Output of 5 is needed. Calculate the number of turns. तो ये तो बहुत ही आसान सवाल होता है. खैर, so NS over NP equals VS over VP. आपको चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी, तो सबसे पहले आई लाइक के उसको सब्जेक्ट बना लें. सो VS NP over VP. तो सेकेंडरी पे वोल्टेज चाहिए 5 का. Number of turns on the primary are 4600 and primary voltage was 230, right? So this is 20, so number of turns is 100, right? तो ये हो गया. और आखिरी पार्ट में क्या कहेंगे? लेकिन 1 चेंज है. अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मोर नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल. चले, ये भी सही है. कीपिंग द सेम नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी, लेकिन उससे भी आसान पता है क्या है? इनपुट और आउटपुट को रिवर्स कर दें. यहाँ से इस बार इनपुट दे दें या यहाँ से आउटपुट ले लें. या सो रिवर्स इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल्स, वो भी सही है. एग्जामिनर उसे भी एक्सेप्ट कर रहा है. सही है. अच्छा, तो इसके काफ़ी सारे सवाल हैं, सभी अच्छे सवाल हैं. तो मैं इसमें से कुछ आप लोगों को सवाल फिर आज मार्क करके भी देता हूँ, जो कि पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड है. वो आप लोग करें, जहाँ मसला है वो व्हाट्सएप पे पूछिएगा. अच्छा, मेरे जहन में जो सवाल था वो मैं ज़रा दिखा दूँ. इन अ वे इट्स ऑल्सो सिमिलर टू दिस वन, काइंड ऑफ सिमिलर टू दिस वन, लेकिन वो सवाल जो है दैट्स समर 24 पेपर 22. तो ये मैं आप लोगों को ज़रा दिखाता हूँ. यहाँ ऐड कर देता हूँ.
चलें, तो गैर ज़रूरी पेजेस में उड़ा देता हूँ। तो ये लास्ट टू लास्ट मई जून का है पेपर। चलो ओके, तो फर्स्ट पार्ट तो ये वाला है। एंड अगेन बाय द वे दिस क्वेश्चन, जो कि ये फर्स्ट पार्ट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट? तो काफ़ी पहले के पास पेपर में ये आया हुआ है कि किस तरीके से ये होना है। Plotting compass contains a needle. The needle is a small magnet that can rotate about its center. 7.1 shows the plotting compass placed close to a bar magnet. On 7.1 mark the magnetic poles on the bar magnet. तो अगर साउथ इस तरफ अट्रैक्ट हुआ है, इसका मतलब यहाँ नॉर्थ होगा और यहाँ साउथ होगा। अब ये कहते हैं देयर इज़ अ पीस ऑफ पेपर अंडरनीथ द मैग्नेट, describe how the compass is used to plot the magnetic field line that passes from one pole to the other। तो यहाँ तक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन वो कहता है कि पी से पास करे लाजमी। अब ये मैं कैसे मेक श्योर करूँ कि भाई ये पी से पास करे? तो इसका हल ये है कि मैं प्लॉटिंग ही पी से स्टार्ट करूँ। तो मैं कंपस को पहले उठा के रखूँ पी पे, राइट? सो यहाँ पे साउथ होगा, यहाँ पे नॉर्थ होगा, तो आप एक एंड से स्टार्ट करें और दूसरे एंड पे लगाएं डॉट, राइट? सो आपने क्या कहा कि प्लेस वन एंड ऑफ द कंपस एट पी एंड मार्क डॉट एट द अदर एंड। सही है? और क्या कहेंगे? सो नाउ यू मूव योर कंपस, सो अदर एंड इज एट द डॉट, सही है? रिपीट टिल वन एंड इज रीच्ड, is reached. Repeat for the other end. And join all dots for feed line। सही है? किसी को ये रिस्पॉन्स समझने में मसला कि ये कैसे लिखा है मैंने? सही है? तो बेसिकली मैंने ये कहा कि भाई अगर तुम पहले यहाँ पे इस तरीके से रखो आपका ये, तो आप दूसरे एंड तक जाओ, फिर आप कंपास को फिर से लाओ, फिर इस एंड से करो और फिर इन सबको जोड़ दो। इजी। Describe how to use the compass in 7.1 to determine the direction of the magnetic field at P। So compass से ये कैसे ढूंढूं कि P का यहाँ पर डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड का एट P? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? इट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ नॉर्थ पोल। सो मैं ये कहूँगा कि प्लेस द मैग्नेट एट P and where the north pole points is the direction। सही है? इस तरीके से आपका रिस्पॉन्स लिखा जाएगा। ठीक है? अच्छा, इस सवाल के लिए मैंने ये सिलेक्ट किया है। इस सवाल को पहले आप लोग एक नज़र देखें, फिर मैं इसको बताता हूँ।
एक्सप्लेन वाई ए करंट इज प्रोड्यूस्ड। वाई करंट इज प्रोड्यूस व्हेन द मैग्नेट मूव्स, क्या कहेंगे? सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट बाय कॉइल, सही है। सो एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, सही है। जहाँ जहाँ फील्ड लाइन कटिंग की बात होगी तो आपने ईएमएफ इज इंड्यूस्ड कहना है, सिर्फ ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड कहना काफ़ी नहीं है, सही है। और बिल्कुल जैसे हसनैन ने कहा है, सो इन अ क्लोज लूप लीड्स टू करंट, सही। यहाँ पे इसका मार्क नहीं है, लेकिन कहीं कहीं होता भी है तो बेहतर है कि लिख दें, क्योंकि फैराडेज लॉ तो जहाँ तक बात करता है वो ईएमएफ तक की बात करता है, सही है। डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट दैट प्रोड्यूसेस एन एसी ऑफ फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी अगर इतना है तो टाइम पीरियड कितना होगा? 2 सेकंड। तो मतलब 2 सेकंड में आपका एक पूरा मूवमेंट कंप्लीट होना चाहिए। तो 2 सेकंड में से 1 सेकंड में ये अंदर जाए, अगले सेकंड में बाहर आ जाए, सही है। सो आप कहेंगे मूव मैग्नेट in and out every 2 seconds. Describe how the center zero ammeter shows the current is AC rather than DC. तो आप कहेंगे कि भाई सेंटर जीरो एमीटर फ्लक्चुएट करेगा बिटवीन रीडिंग्स, राइट। सो रीडिंग्स बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अच्छा हसनैन, मेरे ख्याल से आपने यही सवाल पूछा था आज, राइट। एक्सप्लेन वाई इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी प्रोड्यूस्ड ऑल्सो इंक्रीजेज द मैग्नीट्यूड ऑफ एसी प्रोड्यूस्ड। तो अगर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी कैसे कर सकते हैं कि भाई इसको कम टाइम में जल्दी से अंदर धक्का दें, फिर खींचें, फिर धक्का दें, फिर खींचें, तो क्या कहूँगा? सो आप ये कह सकते हैं कि फील्ड लाइंस आर कट फास्टर, सही है। तो ये वो वाला है फैक्टर कि भाई अगर मैं रेट ऑफ रोटेशन बढ़ाता हूँ तो क्यों फ्रीक्वेंसी तो बढ़ता ही है और ईएमएफ भी बढ़ता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है, सही है बच्चों। तो ये इसके कुछ सवाल थे, और भी सवाल हैं, कुछ बहुत ही ट्रिकी सवाल भी हैं, लेकिन अब वो आप लोगों ने खुद से करने हैं। तो आप लोग वो ट्राई करें और उसके बाद आप लोग मुझसे वो पूछें उसके बारे में। ये वाला होमवर्क अगर आज तक कोई होमवर्क नहीं किया तो ये वाला तो लाजमी करना है, सही है। तो इसमें कुछ बहुत ही टेक्निकल सवाल भी हैं, जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं, अब जैसे ये वाला जो है इसका अगला पार्ट, ये काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है। अब देखिए लेंजेस लॉ से पहले वाला 3 मार्क का, फिर 3 मार्क का लेंजेस लॉ से रिलेटेड। इसके अलावा इस तरीके का जो है ये देखें 4 मार्क का, दिस इज़ ऑल्सो लाइक अ प्रीटी हैवी क्वेश्चन। ये वाला पार्ट, ये वाले भी, ये वाला, ये सारे अच्छे अच्छे सवाल हैं, राइट। सो इस तरीके से मोमेंट्स का, डीसी मोटर का, तो ये सभी बहुत अच्छे सवाल हैं। तो ये वाला होमवर्क आपने लाजमी करना है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे वेव्स, स्टार्ट करेंगे वेव्स वाला यूनिट ख़त्म करेंगे, फिर न्यूक्लियर पे आएंगे, फिर स्पेस पे जाएंगे, सही है। वेव्स का पूरा यूनिट करना है। न्यूक्लियर से ज़्यादा उसूलन ज़्यादा इम्पोर्टेंट टू योर पेपर इज़ वेव्स वाला यूनिट। न्यूक्लियर का एक ही सवाल आता है, वेव्स के कभी कभी 2 सवाल भी आ जाते हैं, और वेव्स के यूनिट से एमसीक्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं न्यूक्लियर के मुकाबले में। न्यूक्लियर में से 3 मैक्स 4 आ जाते होंगे, वेव्स में से अच्छे खासे तकरीबन 8-9 एमसीक्यू आते हैं, सही है जी। चले, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।